तो मेरा प्यारा प्यारा रसगुल्ला एक स्माइल दे चुका है। अब हम शुरुआत करते हैं। बेटा जी कल जहां तक का अपना डिस्कशन हुआ था उसके ऊपर चर्चा कर लेते पहले। राइट, जो जो बात की थी मैंने बताया था कि अलग अलग प्रकार के स्टॉक होते बेटा। यस, सो वी वर देयर ऑन दिस पार्ट। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जी आपके कई अलग अलग प्रकार के गुड्स होते हैं। कल हमारी यहां तक चर्चा हुई थी। और वो जो गुड्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है बेटा जी कि कुछ हेट्रोजीनियस होते हैं, कुछ होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब क्या कि एक गुड दूसरे गुड्स के लिए रिप्लेस किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे पेन देखेंगे तो ये जो पेन है ये रिप्लेस किए जा सकते हैं। मतलब रिप्लेस मतलब क्या, सेम इसी टाइप के पेन है। अब बॉक्स है, आप बॉक्स में से कोई भी एक पेन निकाल लेते हो। बुक्स, आप कोई भी एक बुक निकाल लेते हो। राइट, लैपटॉप्स, सब लैपटॉप सेम ही होते हैं। राइट, मतलब जो उस प्रकार के लैपटॉप, या फैन बोल लेते हैं, टेलीविजन बोल लेते हैं, दे आर सिमिलर आइटम्स, सेम आइटम्स। सो बेटा जी वो होमोजीनियस गुड्स होते हैं। सो होमोजीनियस गुड्स के लिए बेटा जी कल मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट मतलब क्या, परचेस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट ट्रांसपोर्ट और कैरेज, और उससे आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब जरा एक बार फील करना मैं क्या बता रहा हूं, देखते हो तुम फील कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कि ये एक टैंकर है, ये एक टैंकर है और इस टैंकर के अंदर पेट्रोल है। सो पहले इतना पेट्रोल था इसके अंदर। राइट, फिर दूसरा मतलब इसका इनवॉइस 1 है, इनवॉइस 1। फिर एक दूसरा आया पेट्रोल, ये इसके अंदर फीड हो गया, ये दूसरे इनवॉइस का पेट्रोल है। राइट, सेम पेट्रोल, इनवॉइस 2। और यहां पर ये तीसरा वाला है, तीसरा वाला इनवॉइस, इनवॉइस 3। ठीक है, अब आपसे मैं क्या बोलूंगा कि जब किसी गाड़ी में पेट्रोल डाला जाएगा, पेट्रोल डाला जाएगा तो वो कौन से वाले इनवॉइस का गया। राइट, जब वो पेट्रोल डाला जाएगा तब वो कौन से वाले इसका पेट्रोल डाला जाएगा। राइट, ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तुमको फिर भी भरोसा नहीं होता है तो तुम एक काम करो, तुम एक बहुत बड़े होटल में जाना, उस होटल में जाकर एक बिस्लेरी की बोतल लेके आना 1 लीटर की। राइट, फिर दूसरा आप जाना कहीं पर रेलवे स्टेशन में, वहां से एक बोतल लेके आ जाना। और तीसरा आप कहीं जाना ऐसी जगह जहां पर हिल स्टेशन है और वहां से एक बोतल लेके आ जाना। मतलब एक जगह से आपने बोतल खरीदी 20 रुपए पर, एक जगह पे आपने खरीदी वही बोतल 30 रुपए में, और होटल में खरीदी वही बोतल 50 रुपए में। अब ये तीनों बोतल का पानी आप डाल दीजिए एक कंटेनर में। राइट, ये तीनों बोतल का पानी आ गया इसी कंटेनर में, जिसमें एक का रेट था 20, एक का था 30, एक का था 50। अब मुझे बताओ, जब आप एक ग्लास पानी निकालकर इसमें से पिएंगे तो कौन सी वाली बोतल का पानी पिया, क्योंकि जो वाली बोतल का पानी पी गए बचा हुआ बोतल का आपके पास स्टॉक रह गया। जिस बोतल का पानी आप पी गए वो तो ठीक है, और जो बचा हुआ बोतल है वो स्टॉक आपके पास रह गया। सो आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो होमोजीनियस गुड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें से जब आप चीज विड्रॉ कर लेते हो चीज गई। जैसे कई सारे बॉक्सेस मोबाइल के पड़े, उसमें से कोई एक बॉक्स निकाल ले, बात खत्म। बट ऐसा हो सकता है कि वो मल्टीपल इनवॉइसेस में बाय किया गया हो। पेनड्राइव्स पड़ी हुई, उसमें से एक पेनड्राइव निकालकर आपको दे दी, बट ऐसा हो सकता है कि वो मल्टीपल पेनड्राइव्स में से कोई एक पेनड्राइव मैंने निकालकर दे दी। पार्ले जी के बिस्किट्स, ये होमोजीनियस गुड्स है। होमोजीनियस गुड्स में ये कॉस्ट निकालना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपने क्या बताया, परचेस प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट एड ट्रांसपोर्ट, और फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो जाता है। तो ये करना पता बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनवॉइस कौन सा वाला था ये पता ही नहीं चलता है। तो इस केस में होमोजीनियस गुड्स के लिए एक तरीका यूज किया जाता है, और उस तरीके का नाम है फीफो या वैक। फीफो या वैक एज पर AS2। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा होता नहीं है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो माल पहले खरीदी गया वो पहले गया। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब ये वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो फीफो का मतलब क्या है, तो मान लेते हैं कि आप आटा लेके आए, आशीर्वाद का आटा। आज आटा एक पैकेट लेके आए, फिर 2 दिन बाद आप और कुछ आटे का पैकेट लेके आए, फिर 10 दिन बाद आप आटे का पैकेट लेके आए, फिर 5 दिन बाद और आटे का पैकेट लेके आए, और वो आटे का पैकेट डालते रह रहे हो उसी कंटेनर में। या शक्कर लेके आए, शक्कर भी ऐसे ही डाल रहे हो। तो अब इस केस में कौन सा वाला आटा कंज्यूम किया, तो तुम ऐसा दिमाग मत लगाते बैठना कि अरे इसमें से कौन सा वाला आटा है, वो वाला खाया कि ये वाला खाया। नहीं, आपको सिंपल लॉजिक लगाना है कि जो पहले बाय किया वो पहले गया। अब ऐसा एक्चुअली हो रहा है नहीं हो रहा है इसका वो छोड़ो सर, वो एक्चुअली हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको छोड़ो, एग्रीड। बट ये चीज समझने की कोशिश करो, वो एक्चुअली हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये छोड़ो। शायद मेरे यहां से इंटरनेट जा रहा है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब आपको आटे को यह नहीं देखना है कि कौन सा वाला आटा आपने कंज्यूम किया है,
अब वो अज्यूम करना है इधर, ये AS2 क्या बोलता है कि जो पहले माल आया वो पहले बिका, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले माल लिया हमने वो पहले बिक गया। तो इस पेट्रोल डीजल के केस में भी हम क्या मानेंगे, जो फर्स्ट आया माल वो पहले बिक गया। शायद वो मिक्स हो गया, कौन सा बिका पता नहीं, बट हम ये अज्यूम करते हैं कि जो पहला बाय किया वो बिक गया, दूसरा बाय किया उसके बाद में बचा बिक गया, और जो बचा हुआ है वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में है। सो राजा बेटा जी, आशा करता हूं कि आपको यहां तक ये चीज समझ में आई। जब यहां तक चीज समझ में आई गई है, सो नाउ लेट्स गो ऑन एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। आप सभी राजा बेटा से मैं बता रहा हूं कि प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ श्रीराम मिल्स। यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री है नील, ठीक है। फिर परचेसेस किए 100 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹30। बेटा जी इश्यू फॉर कंजम्पशन या सेल भी बोल सकते हैं, और कई बार सेल प्राइस भी दे देंगे। सेल प्राइस आपको कभी नहीं लेना है, क्योंकि बेटा जी जब कभी भी आप सेल करोगे तो कॉस्ट में से तो कॉस्ट ही लेस होगा, सेल प्राइस नहीं लेते। आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट। एनी विच वेज, तो ये यहां पर मैं बोलूंगा कि ये सेल हुआ 50 यूनिट, फिर 200 पर यूनिट बाय किया, फिर इश्यूड फॉर कंजम्पशन, और फिर इश्यूड फॉर कंजम्पशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 16 इफ द कंपनी फॉलोज फीफो बेसिस। प्लीज अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, इसमें हमेशा डेटा को ऑर्गेनाइज करो असेंडिंग ऑर्डर में, 1116, 1116, 15 116, फिर 1 2 16, 15 to 16, 20 to 16। अगर मान लो डेटा आपको फ्रेगमेंटेड दिया, अलग अलग दिया, तो भी उसको क्या करेंगे, मर्ज कर आप एक सिंगल जगह लेके आ जाएंगे, और इस सिंगल जगह लेकर आने के बाद में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो नाउ लेट्स गो ऑन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 16 इफ द कंपनी फॉलोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, एंड हियर वी गो। तो ये रहा क्वेश्चन, आई विल राइट डाउन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सभी लोग एक बार देखेंगे फिर जल्दबाजी करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज पर फीफो मेथड। ठीक है, कोई लिखेगा नहीं, सब लोग देखेंगे पहले। तो डेट, पर्टिकुलर्स, फिर यहां पर आएगा परचेसेस, फिर इश्यूज, और फिर बैलेंस। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या आएगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो फर्स्ट वन आपकी जो डेट दी हुई है, प्लीज पूरी क्लास देखिए, 1116 ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और मैं यहां पर लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, नील है। फिर बेटा जी मेरा नेक्स्ट है 1116 का, मैं लिखूंगा परचेसेस। सो हाउ मच डिड आई परचेस, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹30, एंड इट विल लीड टू व्हाट, 3000। देन बॉयज एंड गर्ल्स, अगर मैंने 130 यूनिट परचेस किए तो मेरा बैलेंस कितना रह जाएगा, 100 यूनिट 30 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपीज का मेरा बैलेंस है। अप्रिशिएट दिस। अब राजा बेटा जी आगे चलते, परचेसेस के बाद में क्या हुआ, कंजम्पशन। 15 116 आई विल राइट डाउन कंज्यूम्ड या कंजम्पशन। इसमें और भी डिटेल लिखे जाते हैं रियल लाइफ में कि किसके लिए कंज्यूम किया, क्या कंज्यूम किया, राइट, कहां पर इशू किया, ये सारी चीजें। अब कंजम्पशन कितने किया बेटा जी, 50 यूनिट, तो मैं बोलूंगा ये 50 यूनिट कंज्यूम किया। ये 50 यूनिट किसमें से कंज्यूम होगा बेटा जी, अगर थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे तो जो इस डेट के पहले मेरे पास बैलेंस था उसी में से तो कंज्यूम होगा। तो 50 कंज्यूम हुए बेटा जी, तो मैं बोलूंगा ये यहां पर 30 रुपए के हिसाब से 1500 कंज्यूम हो गए। एग्रीड। सो बेटा जी बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 50, 30 रुपए के हिसाब से 1500। सही है, आगे बढ़ते बेटा जी। अब क्या हुआ, वापिस हमने परचेस कर लिए, तारीख का बात है 1 फरवरी 2016, मैंने किया परचेसेस। परचेसेस कितने यूनिट किए मैंने, 200 यूनिट।
₹40 के हिसाब से, तो ये होगा 8,000। अब बेटा जी मेरे पास बैलेंस कितना बचा, तो मेरे पास बैलेंस बचा दो, पहले वाला तो है 50, 30 और 1500, और एक जो अभी बाय किया कितना 200, ₹40 के हिसाब से 8,000। सो टोटल मेरे पास जो बैलेंस बचा है वो 250 यूनिट्स का है, बट उसके प्राइस का ब्रेकअप भी मैंने दे रखा है कि पहला वाला जो प्राइस है उसका ₹30 था और दूसरे वाले का प्राइस है 200। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी, 1 फरवरी के बाद में 15 फरवरी 2016 को कंजम्पशन हुआ, एग्रीड। सो कंजम्पशन कितने यूनिट का हुआ, सो इफ यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली इट इज 100 यूनिट, बट 100 यूनिट को मैं प्रेजेंट कैसे करूंगा, पहले इसमें से निकलेगा फिर 200 में से निकलेगा, राइट। तो कैन आई नॉट से 50 यूनिट गए मेरे ₹30 के हिसाब से, ये 1500, और मेरे फिर 50 यूनिट गए ₹40 के हिसाब से, ₹2,000। तो अब मेरे पास बैलेंस कितना बच गया 150 यूनिट के हिसाब से 40, एंड आई विल से ₹6,000 का बैलेंस बचा। बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोला ना, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जब हम बोल रहे हैं तो पहला वाला माल कौन सा आउट होएगा, जो पहले आया वो आउट होएगा। तो कौन सा वाला आउट होगा, तुम 200 में से डायरेक्टली 100 माइनस नहीं कर सकते, फीफो का मतलब क्या, पहला जो आया उसमें से पहले आउट होगा, 50 में से पहले आउट होगा। फिर नेक्स्ट 20 फरवरी 2016 कंजम्पशन, तो कंजम्पशन अभी मैं कितना बताऊंगा 100 यूनिट्स, ये 100 यूनिट्स इधर कंज्यूम कितने रुपए में 40, क्योंकि अभी हमारे पास जो स्टॉक बचा है वो सिर्फ 40 का है, कर्सर के पास ध्यान दीजिए, यही वाला माल बचा है 40। सो कितना हो जाएगा 4,000। अब बचा कितना बेटा जी 50 यूनिट 40 के हिसाब से, और ये बच गया ₹2,000। सो बेटा जी अब आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना है ₹2,000। अगर तुम मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो, सो बेटा जी इसमें ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं कि कंज्यूम वही वाला माल हुआ जो फर्स्ट आया, ये हम अज्यूम करते हैं एज पर AS2 कि जो माल पहले आया वो पहले कंज्यूम हो गया। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। सो 50, 40, 2,000 इज व्हाट इज बीइंग सेड टू यू, एग्रीड। सो प्लीज लेट मी नो इन केस यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस, एंड अगर कोई क्वेरी आएगी तो पहले क्वेरी पूछ लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसको अभी लिखना नहीं था, आपको इसको बाद में लिखना था, तो मैं इधर आपको लिख देता हूं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये लास्ट की लाइन बता दूंगा मैं आपको, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज ₹2,000 ओनली एट कॉस्ट। अगर मार्केट प्राइस दी रहती 1500 तो आप लेते मार्केट प्राइस 1500, अगर मार्केट प्राइस दी रहती 2,200 तो आप उसको वैल्यू करते एट कॉस्ट ₹2,000। अप्रिशिएट दिस। सो बेटा जी ये आप लिख कर ले लीजिए, क्या लिखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज पर फीफो मेथड लिख लीजिए, चलो करो। तो प्लीज राइट इट डाउन, और एक बार हो जाए तो फिर मुझे बताना। जल्दी से इसको कंप्लीट करो और मुझे बताओ।
जल्दी से बाकी के बच्चे भी कर लो ताकि हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गो ऑन। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड सिखाऊंगा जिसका नाम है लिफो। राइट, लिफो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट फिर भी हम लिफो देखेंगे। सो बेटा जी मैं इसी क्वेश्चन को लिफो के हिसाब से सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो प्लीज पूरी क्लास अब ध्यान से देखेगी। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एज पर लिफो। लिफो AS2 के हिसाब से अलाउड नहीं है बट एग्जामिनर पूछ सकता है। लिफो का रूल क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो का रूल क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, आप जल्दबाजी ना करें। आर यू रेडी? लेट्स गो ऑन। और ये इश्यूज में ये वाला माइनस कर देते हैं। ओके अभी एक बार चेक कर दे। तो बेटा जी क्वेश्चन कहां तक मैंने कंप्लीट कर दिया? कोई लिखेगा नहीं, अब सब लोग ध्यान से देखेंगे वापस, क्योंकि बेटा जी इसके एक एक ही क्वेश्चन होने वाले, इसलिए प्लीज ध्यान देखें। अब बेटा जी हमारा पहले ओपनिंग बैलेंस नील नील है। परचेसेस हमने 130 यूनिट किए 3000 में। 100 का बैलेंस 30 रुपीज के हिसाब से 3000, ठीक है? फिर क्या हुआ? हमने इश्यू किए 50 यूनिट। तो 50 यूनिट किस में से होंगे? अभी इसी में से होंगे। 30, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिखता हूं। 30 इधर से इशू है, 50 30 रेट से 1500 का इशू हुआ। मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 30 रुपीज के हिसाब से 1500, ठीक है? फिर वापस मैंने परचेस कर दिए 200 यूनिट। तो बेटा जी अभी बैलेंस कितना बचा मेरे पास? ये पहले का जो है वो तो है ही है, और अभी मैंने और 200 जोड़ दिए 40 के रेट से, और वो कितने हो गए? 8000। एग्रीड? अब कंजम्पशन कितना किया 15 फरवरी को? 100 यूनिट कंज्यूम किए। अब जरा सोचो ये किस में से होगा? 50 वाले में से होगा या 200 वाले में से? 50 में से होगा तो बेटा जी वो फीफो मेथड हो जाएगा। 200 में से करेंगे तो वो लिफो हो जाएगा। सो 140 ये बन गया 4000। आपका बैलेंस बचेगा 50 के 30 रुपीज के हिसाब से 1500, और नीचे का बैलेंस बच जाएगा 140 के हिसाब से 4000, ठीक है? फिर कंज्यूम वापस किया बेटा जी, कितना कंज्यूम किया? 100 यूनिट कंज्यूम किया। चेक करो, अब ये भी किससे होगा? 40 के हिसाब से कंज्यूम होगा, 4000 रुपीज ये गया। सो बेटा जी अभी मेरा बैलेंस बचा 50 30 1500। सो बेटा जी अब कंजम्पशन किसके हिसाब से हुआ? 100, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये रूल है। सो बेटा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज रुपीज 1500 एज पर ओनली एट कॉस्ट, एज पर लीफो। लीफो मेथड के हिसाब से इतना वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आएगा 1500। आशा करता हूं कि समझ में आया। कोई क्वेरी होगी तो मुझे बता दो, और जल्दी से इसको लिखकर खत्म कर दो, ठीक है? तो कोई क्वेरी होगी तो मुझे बता दो, मैं देख रहा हूं। वैसे तो अगर आपको पहला वाला समझ में आया तो ये भी समझ में आना बहुत ईजी है, राइट?
राइट। सो तुमने आंसर बिल्कुल सही दिया। 200 वालों में से इशू होंगे क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। फिफो और लिफो दोनों अलग अलग नहीं आएंगे बेटा एग्जाम में। मेरे को जैसा लगता है कि अगर मान लो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेंगे आपको फीफो के हिसाब से भी करो, लिफो के हिसाब से भी करो और वैक के हिसाब से भी करो। तो मैं आपको सारी चीजें समझा के रख रहा हूं ये लिफो मेथड के हिसाब से। फीफो से हमें फायदा ज्यादा होगा, ये चीजें नहीं देखनी है बेटा जी। आपको आपको ये चीज सोचनी है कि बेटा जी आपके बिजनेस के लिए कौन सा वाला मेथड अच्छा है, उचित है। राइट। तो ये सब चीजें आपको पता चलेगी जब आप इंटरमीडिएट में आओगे और कॉस्टिंग में इनको सीखना शुरू करेंगे। तो फायदा नुकसान के बेसिस पर बिजनेस थोड़ा चलता है कि बिजनेस को कौन सी चीज सही से रिप्रेजेंट करती है, उससे आपको दिखाना होगा। राइट। तो अगर ये हो जाए तो उसके बाद में हम चलेंगे वैक के हिसाब से। एग्रीड। जनरली रूल नहीं है बेटा जी, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस एज समबडी हैज सेड ऑलरेडी। तो कौन सा मेथड यूज करना ये ऐसा कुछ नहीं। आपका हो गया कि पहले मुझे बताओ जल्दी से, तुम टाइम पास कर रहे हो ना। लाइक डन सर, ओके सर, करो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो फुर्ती से। मैं थोड़ी देर और रुकता हूं, एक बार हो जाए आपका फिर हम आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एएस टू फीफो या वैक यूज कर सकते हैं। अब वापिस आपको लिखना नहीं है, सभी लोगों का ध्यान इधर। राइट। तो अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, वैक मेथड समझाने वाला हूं। वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो बेटा जी ये मैंने लिख दिया, इसको डाल दिया। बेटा तब तक आप मुझे बताइए, जब तक मैं इनको मिटा रहा हूं, आप तक तक मुझे बताइए कि वैक का मीनिंग क्या है। मतलब वैक मतलब एवरेज का मीनिंग क्या है। राज आउटे को याद करो और मुझे बताओ कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, मुझे जल्दी से बताइए। राइट। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज मीन्स बेटा जी कोई भी दो क्वांटिटी को अगर हम समीशन कर कर लिख दे, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 5,000 रुपए की एक चीज ली और 6,000 रुपए की एक चीज ली। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो 5,000 प्लस 6,000 डिवाइड बाई 2, आई विल से 5,500 इज एवरेज। दिस इज सिंपल एवरेज। अरे विश्वास पागल हो गया है, कह रहे अभी बैन कर दूंगा। तुझे समझ में आ रही है कैसे पूछने का है? तुझे क्या लग रहा है अभी ये छोड़कर करूं क्या वो? और कहीं पर भी बीच में डाले जा रहा है यार, कितना इरिटेट करेगा। मतलब दिस इज नॉट करेक्ट यार। तुम क्लास में ऐसे ही पूछते हो क्या कि कोई फैकल्टी पढ़ा रही है और उसके बाद में तुम बीच में क्वेश्चन पूछते हो? इडियट्स यार। मतलब यार तुम समझते क्या यार, फैकल्टी को मशीन है क्या वो? अगली बार से अगर ऐसा हो गया तो मैं लेक्चर बीच में छोड़ दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। आई एम गिविंग दिस वार्निंग टू एवरीवन। बीच में एक और बार हो गया अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं रहा तो मैं लेक्चर बीच में से छोड़ दूंगा, क्योंकि तुमको तब तक समझ में नहीं आएगी बातें। मतलब गुस्सा इस बात का नहीं यार, कोई चीज समझा रहा हूं, तुमको क्या लगता है कि साला ये नहीं, ये तो इजी है, ये छोड़ दो।
शांत हो जा आनंद, शांत। हाँ ठीक है, बाकी के बच्चे तुम टेंशन न लो। तो सुनो, सो सिंपल एवरेज का मीनिंग क्या है? सो जितने भी आपके समेशन से वो समेशन करेंगे और डिवाइड बाय जितने भी आपके वो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स से उसके अंदर, राइट, उनको डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट एवरेज। देन नाउ आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स मोर इंपॉर्टेंट, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। प्रिया आहूजा जी बिल्कुल सही। अब मैं मान लो, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 50 मैंगोज बाय किए फॉर ₹70 ईच, फिर मैंने 40 मैंगोज बाय किए फॉर 60 ईच, फिर मैंने 30 मैंगोज बाय किए फॉर 90 ईच, राइट। सो बेटा जी अगर मुझे इसका वेटेड एवरेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? वेटेड एवरेज कैसे निकलता है सुनिए। सिंपल एवरेज कैसे होता है? 70 प्लस 60 प्लस 90 डिवाइड बाय 3, बिकॉज 3 ट्रांजेक्शंस और 3 थिंग्स हैव बीन कंडक्टेड, ऐसा हो जाता। बट अब हम क्या करेंगे? 50 इंटू 70। तो अब ये जो क्वांटिटी है इसको समझ लो वेट, 50 केजी है, वेट को मल्टीप्लाई करो रेट से, प्लस 40 इंटू 60, वेट को मल्टीप्लाई करो रेट से, प्लस 30 इंटू 90। क्या कर रहे हो बेटा? आप वेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? क्वांटिटी, सॉरी रेट से, और डिवाइड बाय टोटल वेट। सो टोटल वेट कितना? 50, 40 90, 90 प्लस 30 120। दिस इज द टोटल वेट। So if you have to calculate the weighted average, so 50 into 70 is equal to m plus, 40 into 60 is equal to m plus, and 30 into 90 is equal to m plus। मेमोरी रिकवर मैंने लिया 8600। ज्यादा जज्बाती मत हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबका ऊपर का टोटल लिया, डिवाइड बाय 120, और डिवाइड बाय 120 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 71.67। दिस इज वैक। तो वैक का फॉर्मूला क्या है? अगर आप मुझे पूछेंगे वैक का फॉर्मूला क्या है? वेट इंटू रेट प्लस वेट इंटू रेट। अब वेट इंटू रेट मतलब इसको क्वांटिटी पकड़ो, हाँ, वेट मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी इंटू रेट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी या टोटल वेट। बताओ मुझे ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला? अगर हां तो अब बेटा जी हम क्या करेंगे कि जब जब बाय करेंगे तब तब हम नया वैक निकालेंगे, क्योंकि जब भी हम बाय करेंगे तभी एक नया आइटम ऐड होगा ना, तो तभी वैक चेंज होगा। जब जब हम बाय करेंगे तब तब नया वैक निकालेंगे और वैक पर इश्यू करेंगे। वैक का फॉर्मूला है वेट इंटू रेट प्लस वेट इंटू रेट, एंड देन यू डिवाइड बाय टोटल वेट और टोटल क्वांटिटी, यू कैन से। अब इधर इसको कैसे करेंगे देखो सॉल्व, जरा एक बार देखो, पूरी क्लास ध्यान से सुनेगी। अब बेटा जी इधर 100 यूनिट बाय किए थे, राइट, 100 यूनिट को 3000 रुपए में बाय किया, सो 3000 डिवाइड बाय 100 आपको 30, ये तो ऑलरेडी ऐसे दिया हुआ है। कंजम्पशन कितने में होगा? जो रेट है उसने में कंज्यूम होगा। सो मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। कितने कंज्यूम हुए थे? 50 यूनिट कंज्यूम हुए थे, 50 यूनिट कंज्यूम हुए थे एट द रेट ऑफ 30, 1500 गया और मेरे पास बच गया 50 रुपीज एंड हाउ मच? 30 रुपीज के हिसाब से 1500। आशा करता हूं कि समझ में आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिए, परचेस किया 200। अब बेटा क्या करना है देखो, ये है अमाउंट और ये भी है अमाउंट, 8000 और 1500 अमाउंट है क्या? नहीं है। और बेटा जी ये है क्वांटिटी, इसको बोलेंगे x और इसको भी बोलूंगा y। ये दोनों क्वांटिटी है कि नहीं? 200 की क्वांटिटी अभी बाई की और पिछले बार की क्वांटिटी कितनी है? 50। सो बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, इधर लिख दो 250, इन दोनों को ऐड कर दो, इधर लिख दो 250, और 1500 1 और 2 को ऐड कर दो, 1500 और 8000, इट विल बिकम 9500। क्या समझ रहे हो? मैंने वैक 1 लिया प्लस, सॉरी वैक 1 नहीं, क्वांटिटी इंटू रेट लिया जो पहले का बैलेंस है, प्लस क्वांटिटी इंटू रेट 8000 लिया, दोनों को जोड़ दिया और दोनों की क्वांटिटी ले ली 50 और 200, ये आ गया 250। अब बेटा जी सिंपल तरीका है, 9500 डिवाइड बाय 250। मैं क्या करूंगा? 9500 डिवाइड बाय 250, ये आ गया मेरा 38 रुपीज वैक। तो दिस इज व्हाट? वैक, राइट। सो राजा बेटा जी एक बार वापस बताऊं क्या किया? देखो मैंने, तुम्हारे पास पिछले बार का कितना है ये देखो। कैन आई नॉट से, अरे यार कोई दूसरा कलर का पेन नहीं मिलता है क्या? हाँ, कैन आई नॉट से मेरे पास पिछले बार का 1500 और क्वांटिटी 50 है। इस बार मैंने बाय कितना किया? 8000 और कितना? 200 क्वांटिटी है, तो मैंने बोला क्वांटिटी में क्वांटिटी जोड़ दो, हो गया 250, और अमाउंट में अमाउंट जोड़ दो, हो गया 9500। अब 9500 डिवाइड बाय 250 आएगा 38। प्लीज इस 38 को क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं तो घर जाके गालियां दोगे, बाबा काय करून गेला, काय कळत नहीं है।
क्या करके गया कुछ समझ भी नहीं यार। 38 कहां से आ गया ससुरे यार, ससुरे 9500 डिवाइड बाई 250, ये इधर लिख देता हूं गधेड़े। 9500 डिवाइड बाई 250 जब करते हैं ना तो आता है 38, और 9500 क्या 1500 प्लस 8000 और 50 प्लस 200 इट विल बिकम व्हाट 38। अब बेटा जी वैक निकल गया, अब कंज्यूम करना है कितने, अरे एकदम सिंपल है अभी 100 यूनिट कंज्यूम करने, ले भाई कर तू 100 यूनिट, कितने रुपए में कंज्यूम करेगा 100 यूनिट कंज्यूम करेगा तू 38 में, बच गया कितना बाबू, ये 3800 गया, तो बचे कितने 150 यूनिट 38 के हिसाब से। सो कैन आई नॉट से 150 इंटू 38 38, it will turn out to 5700. In the similar logic, I'll say again 100 units are consumed at the rate of 38, it will become 3800. So what is my balance left 50 38 के हिसाब से, so 50 into 38 will equal to 1900. So this is your value of stock. So value of stock is 1900 as per what, cost as per WAC. पहले मुझे बताना कि इसमें कोई डाउट है क्या, और जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्ट राइटिंग डाउन, यू कैन स्टार्ट राइटिंग डाउन, और कोई क्वेरी होगी किसी को तो पूछ लीजिए। प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन, इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरी। जल्दी से बताओ हो गया क्या, M प्लस बता दूंगा अरे भाई। कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, एल्स वी गो अहेड।
ऑलराइट बॉयज, तो हो गया आपका। अभी चलते आगे। और अभी एक बच्चे ने मुझे पूछा है कि सर m प्लस का फंक्शन समझा दो, तो ठीक है, m प्लस का फंक्शन भी आपके खाते में समझा दे। कहा, हाँ, ये m प्लस का फंक्शन ये रहा। m प्लस का फंक्शन कैसे करते सुनो, एकदम सिंपल है कि मान लो अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है और साथ साथ प्लस भी है या माइनस भी है, व्हाटएवर, तो मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड और प्लस माइनस भी है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बोला 5000 मल्टीप्लाइड बाय 2000, राइट, प्लस 4000 इंटू 2 रुपीज, प्लस 9000 इंटू 6 रुपीज, प्लस 4000 इंटू 2 रुपीज। जब आप ये करना चाहते हो तब आप क्या करोगे, इसका इंडिविजुअल आंसर निकालोगे ना। सो इंडिविजुअल आंसर निकालकर फिर ऐड करोगे। इससे अच्छा क्या तुम ये कर सकते हो 5000 इंटू 2000 m प्लस, मतलब ये मेमोरी में ऐड कर दिया। फिर 4000 इंटू 2 m प्लस, फिर 9000 इंटू 6 m प्लस, और फिर 4000 इंटू 2 m प्लस। ये अब सब मेमोरी में ऐड कर दिया इसको, और फिर आप प्रेस करोगे MRC, इसका मतलब है मेमोरी रिकवर। मतलब जो जो चीजें आपको करनी थी वो कर दिया, m प्लस m प्लस m प्लस। अब मान लो यहां पर आपको करना था m माइनस, सो अब ये माइनस, अगर मान लो माइनस क्या तो m प्लस 4000 इंटू 2 m प्लस और 9000 इंटू 6 m माइनस, और फिर वापस आपको प्लस करना था 4000 इंटू 2, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा m माइनस, ऐसे लिखेंगे ना, और फिर आप मेमोरी रिकवर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्रीड। सो बेटा जी ये m प्लस का फंक्शनैलिटी था, जो बच्चों ने मुझे पूछा उनको बताया। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते बेटा, लेट्स गो ऑन। हम कल यहां पर थे, तो आज मैंने आपको पेट्रोल इन सभी के बारे में, होमोजीनियस गुड्स के बारे में मैंने बताया, फीफो लीफो और वैक यूज करते हैं। इसके लिए और एक मेथड भी है, वन मोर मेथड फॉर दिस, प्लस देर इज वन मोर मेथड फॉर दिस ऑल्सो, हिट्रोजीनियस गुड्स लाइक सारीज, देर इज वन मोर, उसको बोलते हैं रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड, रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड, रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड, ऐसा उस मेथड का नाम है। नाउ यू विल बी आस्किंग मी व्हाट इज रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड। तो सुनो, पहले इस विजुअलाइज करो, रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड, एग्रीड। तो अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड मतलब क्या, सुनो, तो रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड कैसा है सुनो। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास एक मॉल है, तो तुम एक मॉल में हो, मॉल में बेटा जी ऐसे बहुत सारे आइटम्स पड़े रहते, कहीं पर बॉटल्स है, कहीं पर टिफिन्स है, बुक्स है, यहां पर कुछ खिलौने हैं, चप्पल्स है, यहां पर ग्रोसरी आइटम्स है, इस जगह पे वेजिटेबल्स है, इस जगह पे मे बी सम क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट आइटम्स है, इधर सूटकेसेस है, इधर पर बैग्स है, इधर परफ्यूम्स है, और इधर मान लेते कि कोई XYZ आइटम्स है। अब इन आइटम्स को इधर एक कैशियर जो है, जैसे जैसे तुम लेके जाते हो वो सेल करते रहता है, सेल के एंट्री मारता है, राइट। अब तुम इसको फीफो से सॉल्व करने जाओगे तो बैंड बज जाएगी, फीफो से के बाद में लीफो से करने जाओगे तो भी बैंड बज जाएगी, वैक से करने जाओगे तो भी बैंड बज जाएगी। क्यों बैंड बज जाएगी? क्योंकि बेटा जी जो माल बिक रहा है वो इतनी अलग अलग स्टाइल का माल है कि आप पूछ नहीं सकते। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि इन सभी के आगे यहां पर एक एक व्यक्ति तो रहेगा ही जो इसको हैंडल करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाई साहब तेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है ये मुझे निकाल कर दिखा। इनके सभी के डीलर रहेंगे ना एक एक, राइट, मतलब इसको हैंडल करने वाले लोग रहेंगे ना, तो हम इन लोगों को क्या बोलेंगे, भाई जी एक काम कर, इस वाले आइटम का जो ये यहां पर सारीज है, ये यहां पर कॉस्मेटिक्स है, ये यहां पर शूज है, इन सभी का क्लोजिंग स्टॉक निकाल कर बता, क्लोजिंग स्टॉक निकाल कर बता एट सेलिंग प्राइस। तो कॉमन सेंस की बात है, वो तो जाएगा गिनेगा पूरे स्टॉक को, पूरी लिस्ट बना देगा कि हाँ इतने मेरे पास शर्ट्स है, इतने मेरे पास ट्राउजर्स है, इतने मेरे पास जीन्स है, इतने मेरे पास टाइज है, इतने मेरे पास ये जैकेट्स है, इन सभी की ये सेलिंग प्राइस है और उसके हिसाब से मेरा क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अगर मैं इसमें से जीपी को माइनस कर दूं, क्योंकि हमें बड़े बड़े बिजनेस में कैसे होता है कि एक जीपी रेट फिक्स्ड होती है, अगर हम जीपी को माइनस कर दे तो हमें मिल जाता है क्लोजिंग स्टॉक एट
कॉस्ट। So what do we get? We get closing stock at cost. I hope you people have got this point. मैं वापस से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या बोला? एक कैशियर है, वो कैशियर के पास क्लोजिंग स्टॉक है एट सेलिंग प्राइस, राइट? सो क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक हमें एट कॉस्ट चाहिए होता है। उसमें से अगर हम जीपी माइनस कर देंगे, जीपी रेट माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो फिर मैं अब आगे की बात बताता हूं। ये जीपी रेट कैसे निकाला जाता है? सो बेटा जी, जीपी रेट कैसे निकाला जाता है मैं भी आपको बताता हूं। ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं किया जाता। रियल लाइफ में तो जीपी रेट पहले डिसाइड की जाती है, बट इधर नहीं होता है। तो इधर क्या होता है? पहले हम क्या लेते हैं? सेल्स लेते हैं, सेल्स लेते हैं। ये एक्चुअल, एक्चुअल। फिर हम क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, ये आएगा यूनिट 1। तो जिस बच्चे को समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिया, ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिया, तो मैंने इधर लिया सेल्स और मैंने इधर लिया क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। एक अज्यूम करो, बोल रहा हूं, क्रेडिट साइड के आइटम ले लिए और डेबिट साइड के आइटम कौन से? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस और कुछ भी होंगे, ये टोटल जो भी है ये माइनस कर देंगे, राइट? तो आपको मिल जाएगा जीपी। पर ये जीपी किसका मिलेगा? अगर आपका पूरा माल बिक जाता तो कितना जीपी होता? अगर मान लो, तुम क्या मान रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक को भी सेलिंग प्राइस पर ले रहे हो, इसका मतलब क्या इसको भी बेच दिया ऐसा मान रहे हो ना? तो ओपनिंग स्टॉक मतलब सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या पूरा माल अगर बिक जाता तो कितने में बिकता? ये पॉइंट निकाला, ये पॉइंट बना ए, दिस इज पॉइंट ए, और इसमें से लेस कर रहे हो परचेसेस प्लस ओपनिंग स्टॉक इफ एनी, सो ये बन जाएगा पॉइंट बी। सो आपको मिल गया जीपी, दिस इज जीपी। अब बेटा जी जीपी रेट निकालना है, सो जीपी रेट आएगा, ये सी है, सो जीपी दैट इज पॉइंट सी डिवाइड बाय पॉइंट ए इंटू 100, तो यू विल गेट जीपी रेट। आई रिपीट, पॉइंट सी मतलब इतना जीपी होता, उसको माइनस करेंगे, उसको हम डिवाइड बाय करेंगे ए, इतना सेल हो सकता था। एक्चुअल सेल कभी नहीं लेना बेटा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यू हैव टू टेक द टोटल ऑफ दिस, एक्चुअल सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, इन दोनों का, और जब आप उससे डिवाइड करेंगे कि इतना प्रॉफिट होता, सी वाला जो आपको दिख रहा है जीपी यहां पर, डिवाइड बाय ए इंटू 100, सो ओपनिंग परचेसेस, तो इधर इतना जीपी होता, सो इस जीपी को आप डिवाइड करते हो इन दोनों की टोटल से, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस प्लस एक्चुअल सेल्स। पहले मुझे बताइए ये क्या फंडा है कि आप क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस निकाल लेते? क्योंकि जो भी जितने भी लोग वहां पर खड़े हैं उनको बोलेंगे जाओ भाई क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा तुम्हारा लेके आओ, तो वो सब लोग अपने अपने ये लेके आ जाएंगे। सो फिर जैसे ही तुमको क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस मिला, राइट, उसमें से आपको उस डिपार्टमेंट की जीपी माइनस करनी, और रियल लाइफ में क्या होता है, उस डिपार्टमेंट की जीपी रेट होती है, उतनी जीपी रेट माइनस की तो आपको क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट मिल गया। यस और नो? जितना माल है उसको सेलिंग प्राइस पर तो पता है ना भाई, आपके लोग आपको निकाल कर दे देंगे, उसमें से माइनस किया आपने जीपी, तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑटोमेटिकली कॉस्ट। अब वही चीज मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ में जीपी हम पहले डिसाइड करते हैं और फिर निकलती है हमारी क्या बोलते हैं उसको, सेल्स निकालते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि हमें जीपी रेट निकालनी पड़ती है। अब जीपी रेट कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, सेल्स एक्चुअल लेना है, उसके अंदर जोड़ना है ऐड क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर पूरा माल बिक जाता तो कितने में बिकता, राइट? तो आपको पूरा माल अगर बिकता तो कितने में बिक जाता, वो मिल जाएगा पॉइंट ए। फिर उसमें से माइनस करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस, जो आपको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, वो माइनस कर दिया। अगर मान लो वेजेस अगर कुछ भी रहेंगे तो वो सब करेंगे लेस, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जितने भी आइटम आते हैं वो सब लेस करेंगे, इंक्लूडिंग वेजेस, ये पॉइंट बी पर लेस करेंगे, तो आपको मिलेगा जीपी। फिर जीपी रेट क्या आएगा? जीपी रेट इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय ए इंटू 100। पहले मुझे बताओ ये जल्दी से समझ में आया कि नहीं आया? राइट? तो अगर ये कोई बच्चा लिखना चाहे तो लिख सकता है। चलो मैं आपको ये पूरा मैं ही डिटेल में समझा देता हूं कि कैसे करना होता है। सो क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस माइनस जीपी इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट।
कॉस्ट, ठीक है, ये मिल गया। फिर आप मुझे पूछेंगे जीपी रेट कैसे निकालेंगे, तो जीपी रेट का फॉर्मूला है, जा भाई जा ऊपर, तो सेकेंड लेवल पर जीपी रेट इज इक्वल टू, आई विल राइट डाउन एक्चुअल सेल्स प्लस, आई विल राइट डाउन क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, फिर ये आएगा कुछ पॉइंट ए, फिर उसमें से आप लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, और भी कोई आइटम होंगे तो सब लेस कर देंगे, और भी जो जो आइटम होंगे जैसे वेजेस वगैरह सब लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आ जाएगा बी, एग्रीड। तो फिर हम बोलेंगे जीपी इज इक्वल टू ए माइनस बी, बराबर है, देयरफॉर जीपी रेट इज इक्वल टू ए बाय, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, सी बाय ए इंटू 100 एंड आई विल गेट जीपी रेट। तो बेटा जी प्लीज लिख कर ले लीजिए, तो आपको हेल्प कर दूंगा मैं। ऊपर का क्या देखने का पिल्लुड़ी, ओमकार कुलकर्णी, क्या देखने का ऊपर का? एक काम करता हूँ, स्क्रीन को बड़ी करता हूँ, और ये अभी दिख रहा है, अभी ये पूरा एक साथ दिख जाएगा। हो जाए तो मुझे बता देना, अब हम आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं विश्वास बेटा, कोई बात नहीं, जो बंदा सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते, इसी कुछ कहावत है, तो डोंट वरी बेटा। और क्या है बेटा, पहला मेरा टारगेट क्या है ना कि आई जस्ट नीड टू कंप्लीट दिस करिकुलम फर्स्ट, और मैं तुम्हारा वो क्वेरी है वो मैं सॉल्व करूंगा। इसीलिए तो मैंने, अगर मैं तुमको बताता ही नहीं कि मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो देखने हैं, तो तुम कहाँ से देखते वो? अब देखते हैं ऑफकोर्स, बट देन आई एम नॉट ऑब्लाइज टू डू इट, राइट। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिवीजन बैच में अगर आप मेहनत करने को तैयार हो ना, तो आपको पूरा जरिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप पास हो सकते हो विद अ ग्रेट मार्क्स। ऑलराइट, तो सभी बच्चों ने कहा डन है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और अब आपको एक चीज सिखा दूं। कभी मोबाइल खरीदा है क्या लाइफ में? खुद जाके मोबाइल खरीदा है क्या? तो जब मोबाइल खरीदा है किसी दुकान में जाकर, तो तुमने क्या किया? पहले मोबाइल खरीदा तो क्या किया? दुकानदार ने रेट बताई 50,000, राइट, तो 50,000 दे के लेके आ गए, या कुछ बार्गेनिंग की? और यदि बार्गेनिंग की तो कितनी बार्गेनिंग की वो मुझे बताना। मैं पहले वेट करूंगा, आपके इंतजार, आंसर का इंतजार करूंगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एग्रीड? सो आप क्या करते हो? तो जब मोबाइल खरीदा तो आपने बार्गेनिंग की होगी, तुमने बोला होगा 50,000 की चीज है यार, नहीं कुछ तो डिस्काउंट दो, वो सामने वाला भैया इतने में दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। सो तुम बार्गेनिंग करते हो, और बार्गेनिंग कर कर आप डिस्काउंट लेते हो उससे, उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एग्रीड? सो मैं आपसे बताता हूं कि फॉर एग्जाम्पल किसी एक मोबाइल की, तो मैं अगर बोलता हूं कि अगर आपने 20,000 का मोबाइल लिया, तो पहले उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कराया 2,000 रुपए, सो ये आया 18,000,
एग्रीड। रियल लाइफ कैसी होनी चाहिए बता रहा हूं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। और फिर हम ऐड करते हैं इसके ऊपर टैक्स। कभी भी ध्यान में रखना 20,000 पर टैक्स ऐड नहीं होता, क्योंकि सौदा व्यवहार व्यापार इसके ऊपर हुआ है 18,000 पर। 18,000 का व्यापार हुआ है तो टैक्स 18,000 पर लगेगा। तो अगर मान लो हमारी फीस है 6,400 रुपए, एक एग्जाम्पल, तो उसके अंदर अब आप मुझे पूछोगे कि टैक्स किस पे लगेगा, तो 6,400 पर टैक्स लगेगा यदि 6,400 में तुमने किया। बट तुम आते हो और बोलते हो कि सर मुझे डिस्काउंट दे दो, तो अगर मान लो मैंने 1,400 का डिस्काउंट दिया तो जीएसटी लगेगा नॉट ऑन 6,400, इट विल बी ऑन द 5,000, क्योंकि व्यापार कितने में हो, सौदा कितने में हुआ 18,000। तो हमेशा ध्यान में रखना पहले लेस करना ट्रेड डिस्काउंट, फिर ऐड करना टैक्स। अगर मान लो टैक्स है 20%, सो इधर आप ऐड कर देंगे 3,600, सो ये हो जाएगा 18,000 प्लस 3,600, कितना आ जाएगा 21,600। ये हो गई हमारी कॉस्ट। तो बेटा जी हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना, राइट, हमेशा ध्यान में रखना कि पहले लेस करना ट्रेड डिस्काउंट, जिससे आपको यह पता चल जाएगा व्यापार कितने में हुआ, और फिर उसके ऊपर टैक्स जोड़ना। अब बेटा इसी बात के चलते अब मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम डाउन टू दी क्वेश्चन नंबर नाउ 7th क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे। Messrs XYZ are in retail business. Following information are obtained from their records for the year ended 31st March 16. Goods received from supplier subject to trade discount and taxes 15,75,500 और ट्रेड डिस्काउंट है 3% और सेल्स टैक्स है 11%। पहले लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर जोड़ेंगे उसमें 11%। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन भी दे रखा है, कितना प्यारा आदमी है। फिर सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया 20 to 45,500 और सेल प्राइस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया 2,35,000। इस चीज को मिस मत करना, ये सेल्स प्राइस दे रखा है। एग्रीड। सो बेटा जी पहला हमारा काम क्या है, देखो मैं आंसर इसका निकाल कर बताता हूं। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। कैन आई नॉट से इट इज 2,35,000 माइनस जीपी रेट से, जीपी एट द रेट ऑफ, ऐसा लिखते हैं जीपी एट द रेट ऑफ, चल रहे एट द रेट ऑफ, जो रेट अभी हमको पता नहीं, ये माइनस करके बाद में हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। कोई लिख नहीं रहा है, सभी लोगों का ध्यान इधर। अब दूसरी स्टेप हमारी क्या है, हमारी स्टेप है कंप्यूटेशन ऑफ जीपी रेट, कंप्यूटेशन ऑफ जीपी रेट। सो हमें क्या लेना होगा, सेल्स विच इज एक्चुअल। सो मेरा एक्चुअल सेल दे रखा है बेटा जी, कैन आई नॉट से 22,45,500। फिर उसके अंदर हम जोड़ेंगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस और मैं जोड़ दूंगा 2,35,000। इसके बाद में हमारी टोटल हो जाएगी 22,45,500 प्लस 2,35,000। सो इट विल टर्न आउट टू 24,80,500। दिस इज माई पॉइंट ए, दिस इज माई पॉइंट ए। फिर हमको निकालना होगा क्या, फिर हमें निकालना होगा पॉइंट ए के बाद में परचेसेस। ओपनिंग स्टॉक है नहीं बेटा, ओपनिंग स्टॉक है नहीं तो मैं लूंगा नहीं। परचेसेस कैन आई नॉट से 15,75,500 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%। सो बेटा जी हम लेंगे 15,75,500 इंटू 3%, इट इज 4,7,265। ये माइनस होगा, सो ये आएगा 15,28,235। टू दिस एड सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 11%, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 11%। सो बेटा जी 15,28,235 का 11% में निकालूंगा, इट विल टर्न आउट टू 168,106। राउंड ऑफ किया मैंने
और इसको आउटर कॉलम में भेज दूंगा तो मेरा परचेसेस मिल जाएगा। तो माय आंसर इज 16,96,340 नहीं 341 ले लूं, 341 और इसके अंदर हम जोड़ेंगे ऐड। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। इसके अंदर सेकंड पॉइंट हम ऐड करेंगे इसमें पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट मतलब जितना भी कैरेज ये वो सब एक्सपेंसेस है वो लेना है। बट बेटा पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस विल बी इंक्लूडेड, नो बिकॉज इट इज नॉट कैरेज इनवर्ड। आई थिंक ये नहीं आएगा। नहीं किया है इन्होंने पैकेजिंग, ये डायरेक्ट एक्सपेंस से मान के चलते हैं। सो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आई विल राइट डाउन 87,500। एग्रीड। सो मैंने क्या बताया था, आपके जितने भी खर्चे वो सारे ले लेंगे। बेटा पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ये एक्चुअली डायरेक्ट एक्सपेंस हम मान के चल रहे हैं, लाइक कैरेज इनवर्ड एंड ऑल, राइट। सो बेटा जी अब इधर कितना आ जाएगा, पॉइंट नंबर बी पर हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो आई विल से इट इज 17,838,41, 17,83,841। और अब मुझे निकालना है थर्ड पॉइंट, जीपी रेट इज इक्वल टू, आई विल राइट डाउन जीपी इज इक्वल टू, हमें लिखना है ए माइनस बी विच विल बी इक्वल टू 24,80,500 माइनस 17,83,841। So it will turn out to how much? 6,96,659 और जीपी रेट इज इक्वल टू, देयरफॉर जीपी रेट इज इक्वल टू 696659 डिवाइड बाय 24,80,500 into 100। तो ये परसेंटेज आता है आपका 28.08%। अब ये 28.08% मैं यहां पर लगाऊंगा एट द रेट ऑफ 28.08%। सो कितना आ जाएगा बेटा जी, 2,35,000 इंटू 28.08%, इट विल टर्न आउट टू 65988। ये माइनस किया और उसके बाद में आपका वैल्यू आएगा 169012। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर स्टॉक, राइट। तो चेक कर लेते क्या उतना ही आया क्या, ये देख लीजिए 2,35,000 इतना ही था ना भाई, 2 लाख। ओ 6.9 ओ 28.09% बताया, ठीक है। बेटा जी उनके और मेरे आंसर में सिर्फ 24 रुपीज का डिफरेंस है। वो किस वजह से, ये 28.08% मैंने अज्यूम किया, उन्होंने 28.09% अज्यूम किया। अगर आप 28.09% लेंगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। बट ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ का इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आया कि नहीं है, पहले मुझे बताओ। अगर समझ में आया होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको लिखने के लिए मौका दूंगा। पहले समझ में आया कि नहीं है, तो पहले मैंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस ये लिखा, फिर जीपी क्या है मुझे पता नहीं था, तो फिर मैंने 169012 ये अभी नहीं निकाला, ये बाद में निकला। सो दीज आर द लास्ट स्टेप। अब लास्ट स्टेप के लिए हमें जीपी रेट लगता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट जीपी रेट ले लिया, इन दोनों को जोड़ा, ये पॉइंट ए आया। फिर हमने परचेसेस पहले लेस किया ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसके अंदर ऐड किया टैक्सेस। सो हमें टोटल परचेसेस मिला, उसके अंदर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, ये सब ऐड किया। सो हमें मिला इतना पॉइंट बी है, इतना एक्सपेंस है। अब टोटल ए में से टोटल बी माइनस किया तो मुझे मिला जीपी, और वो जीपी है 696659, ये जीपी मिला। और फिर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास परसेंटेज आया 28.085% आया। मॉड्यूल ने इसको लिया 28.09%, हमने 8 लिया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने माइनस किया उसमें से ये जीपी रेट, और फिर हमें आंसर मिल गया 169012। एंड दिस इज योर व्हाट आई कैन से क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। आई होप यू पीपल हैव गॉट दिस पॉइंट, एग्रीड। सो राजा बेटा जी अब इसको लिखना शुरू करिए, और मीनवाइल अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसको भी सॉल्व करने के लिए ले लूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट राइटिंग डाउन। ये डिफरेंस है सिर्फ 24 का, ये लिखने की जरूरत नहीं है।
अबे इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता। अब ये नीचे आ जाओ। वो पहले वाला लिख लिया क्या? इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता। अब ये लिख लो। ये यहां तक लिखा ना, ये ऐसे दिखाना जरूरी है। इसके साथ माजरा क्या हुआ है? रिया, थोड़ी सी शर्म कर ले। क्या लिख रही है? थोड़ी सी शर्म कर ले। ये रिया लिख रही है, सर क्लोजिंग स्टॉक तो सर मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस विच एवर इज लेस इस कंसेप्ट से लिया जाता है ना सर। अरे गधेड़ी, मार्केट प्राइस और सेल्स प्राइस में क्या फर्क होता है माकड़? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर ऐसे लिया जाता है। अब ये लिख लो। रिया जी कहां पर है? अरे भेजा, थोड़ा सा डाल उसको पानी में। यहां पर स्टॉक को क्लोजिंग सेलिंग प्राइस पर नहीं लिया है, स्टॉक में से जीपी माइनस किया है। देख नहीं रही है क्या? ये ऊपर जीपी माइनस करेंगे किसी भी चीज में से, सेलिंग प्राइस में से जीपी माइनस कर देंगे तो कॉस्ट नहीं रह जाएगी क्या माकड़? कहां ध्यान रहता है यार, पता नहीं क्या करते रहते हैं। रात सर का लेक्चर कितने बजे है? अभी आगे बढ़े, ये चीजें हो गई लिखकर। आगे बढ़ जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। ओके, अब मेरी बात सुनो अगली। हम बात करते हैं अभी इस प्रश्न की जो एग्जाम में आया था, क्वेश्चन पेपर जनवरी 2021 में। तो इस क्वेश्चन को समझाने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। राइट, किसी के मामा की दुकान है क्या? किसी के मामा की दुकान है क्या? कपड़ों की दुकान। राइट, मामा, मामा को हम बहुत मामा बनाते हैं। कपड़ों की दुकान है क्या? बताओ मुझे। कपड़ों की दुकान। और यदि दुकान है तो जल्दी से मुझे इत्तला करिए, मैं कपड़े लेने नहीं जाऊंगा, आई शपथ बताता हूं। तो कपड़ों की कोई दुकान है क्या तुम्हारे मामा मामा की? जल्दी से मुझे बताओ। मैं आंसर का इंतजार कर रहा हूं तब तक। यस सर है, रिकी के दुकान है। गौरव की साइकिल की दुकान है। वाह वाह वाह। सो गौरव, साइकिल कहां से ली तूने? अरे गौरव, साइकिल कहां से ली? साइकिल कहां से ली? राइट, तो मैं अभी काम करता हूं मैं। हाँ है सर, गायत्री भी बोल रही है, गौरव भी बोल रहा है। एक काम करते हैं अपन, फोन कर लेते हैं इनमें से किसी। मोहित शर्मा जी को फोन किया जाए। मोहित शर्मा जी के कपड़ों की दुकान है। राइट, देखते हैं मोहित शर्मा जी क्या क्या आपसे बात करते हैं। लेट्स सी। ठीक है, मोहित फोन उठा रहे माकड़। हेलो मोहित शर्मा जी, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग?
सर नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे से। एकदम बढ़िया। अभी मुझे बताओ, तुम मामा से कपड़े लेके आते हो कि कहीं बाहर से कपड़े खरीदते हो? सर मामा का मतलब छोटा बच्चे के हैं, इसलिए बाहर से ही लेके आते हैं। तो जब तुम छोटे बच्चे थे तब कहाँ से लेते थे? सर मामा से ही। मामा से लेते थे। तो मान लो प्राइस यस है, सर। राइट, मैं तुम्हारे हाँ पास लिख रहा हूं प्राइस है, मामा बाकी के लोगों को बेचता है, मतलब मामा की कॉस्ट है पहले मान लो 100 रुपए हाँ। में, राइट, ओके। और मामा उसको हाँ। बाजार में बेचता है 150 रुपीज में। तो तुम्हें कितने को बेचेगा? अच्छा। शर्मा जी को कितने में बेचेगा? हाँ, सर लेते ही नहीं है पैसा। पैसा लेते नहीं है? अरे बाप, नहीं बहुत लूटता है। सर। फिर मामी गुस्सा नहीं करती क्या? नहीं 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 नहीं, मामी गुस्सा नहीं करती? गिफ्ट में दे देते हैं। मामी फ्री में नहीं दे नहीं, देती है? गिफ्ट में दे देते हैं ना। तो एक आध बार हमारे लिए भी लेके आओ यार, हैंकर चिफ ले आई हो। जरूर सर। अच्छा, तो जरूर अगर जरूर। अगर मान लो पैसे मम्मी तो जबरदस्ती देती होगी ना, कितने देती है फिर मम्मी? यस सर। कितने देती है मम्मा? वो तो मामा बोलते हैं इतने देते, फिर कितने तो अंदाज बता दो मुझे। 100 देते हैं। 150 रुपए बाजार में लेंगे, कॉस्ट है 100 रुपए, हाँ। तो मामा कितने में देंगे तुम्हें? 120। 120 में। मामा को फोन करके बोल रहा हूँ, ऐसा करता है कि देखते हैं, ठीक है। सो 120 में देते हैं, ऐसा हमें शर्मा जी से पता चला, बस इतनी सी बात हमारे लिए काफी है। थैंक यू सो मच, ठीक है, चल बाय मेरे भाई। थैंक यू सर। यस थैंक बड़ी। यू। सो राजा बेटा जी, अब आप सभी लोगों को ये बात तो पता चली गई है कि मामा जी बच्चे को माल बेचते हैं जो बाजार में 150 रुपए में बेचते हैं, वो साहेब को बेच दिया शर्मा जी को 120 रुपीज में। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, देखो समझ में आती है क्या। बचपन में मेरे साथ बहुत हादसा होता था। मेरे मामा की दुकान थी, और मामा की दुकान में वो कुछ सामान वामान हमको देते थे, मतलब तुम्हें पता है ना, ऐसा तो होता था कि हम ननियाल में जाते थे बचपन में, और फिर ननियाल में जाने के बाद में एक चीज़ का बहुत बड़ा मजा आता था कि हमें छुट्टियों में पैसे मिलते थे। घर वाले तो अपने को पैसे देते नहीं थे, उनको मुझे कभी कभी शक होता था मैं उनका बच्चा हूँ क्या नहीं हूँ कि मुझे उठा के लाए कहीं से, तो पैसे नहीं देते थे यार। पैसे नहीं देते, वो ठीक है, कोई दूसरा दे रहे उसको भी नहीं देने देते थे। तो मेरे मामा अगर मान लो मुझे पैसे दे रहे हैं, या हम गए वहां पर तो पैसे दे रहे, तो मेरे हाथ से पैसे छीन रहे, अरे मैं नहीं दे रहा हूं, बट हाथ से पैसे छीन छीन के वापिस मामा को दे रहे। तो बहुत कमीनापन चलता था। फिर मैं क्या करता था पता है क्या, मैं कांड करता था। मामा की दुकान थी, तो मैं मामा को बोलता था कि मैं दुकान में बैठता हूं, मामा भी बैठाते, मामा बहुत प्यार करते थे, तो मामा दुकान में बैठाते थे। फिर अपन क्या करने का, जो चीज मिली उसको यूज कर लो। जैसे मान लो चप्पल है, तो चप्पल पहन के बाहर घूम के आ जाओ, उसको गंदी कर दो, गोबर में जाके पैर डाल के आ जाओ, तो उसके बाद में क्या होता है कि वो चप्पल अब बिकेगी तो नहीं, अब मामा को अपने को ही देनी पड़ेगी वो। अब मामा जब वो अपने को चप्पल देगी तो फिर मम्मा मामा पहले तो अपने को एक बजाएगी, तो मम्मा का काम पहला एक पूरा करेगी, मम्मा एक बजाएगी, और फिर उसके बाद में उस चप्पल के पैसे किसी तरीके से मामा को देगी। तो कितने में बाजार में चल रहा है, मामा बताता इतना है, इतना मत दे, इतनी कॉस्ट है, वगैरह वगैरह फलाना ढींगड़ा, और इस तरीके से बातचीत होती थी। मुझे आज भी याद है, मतलब अकाउंट्स का बेस उधर ही बना दिया था मेरी माँ ने उधर। बट अब मैं आपको बताता हूं कि बेटा प्रत्येक बिजनेस में मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, मामा का काम सिंपल है। वो परचेस किए मान लियो उन्होंने 10 यूनिट्स, राइट, 50 रुपए में, तो ये हो गया 500 रुपए। उनका सिंपल सा फॉर्मूला था सेल करने का, राइट, 10 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹750, तो 75 तो ये हो जाएगा 750। अब जाहिर सी बात है इधर आ जाएगा जीपी, कितना आ जाएगा 250, और ये क्लोज। अब इधर मैं बोलूंगा तो मामा का हर बार का स्टैंडर्ड रेट था, जीपी रेट इज 250 डिवाइड बाय 750 इंटू 100। सो मामा का जीपी रेट का फॉर्मूला था एकदम सिंपल, 33.33%, मतलब 1/3 तो प्रॉफिट चाहिए भाई। 250 डिवाइड बाय 750 कितना आता है, 1/3 आता है ना, तो अपने को 1/3 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, मामा ये समझ गया, बहुत होशियार। ये मामा और मामी जब खुश रहते थे तब इस तरह से व्यवसाय करते थे, मामा मामी का सुखी संसार। तब मामा के लाइफ में आया भांजा, मामा की लाइफ में आया भांजा, ये मामा मामी और ये भांजा। ठीक है, अब इधर क्या, वापिस परचेसेस कितने यूनिट बेटा जी, 10 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹50। सो ये कितना हो गया 500। सेल्स हुआ बेटा जी कितने बेटा जी, सो कैन आई नॉट से 9 यूनिट इंटू ₹75, ये हो गया वॉटेवर। और 1 यूनिट जो भांजा ले गया वो ले गया 1 यूनिट इंटू कितना, मान लेते मामा ने हमको दिया ₹60 में, तो 60, तो ये 675 आया।
सो बेटा जाहिर सी बात है इधर जीपी रेट जो मामा का 33.33% है वो इधर अप्लाई होगा ही नहीं। देख लो 675 इंटू 33.33% लेंगे, सो अप्लाई नहीं होगा। आपका जीपी आएगा 225 आएगा, 225 जीपी आएगा। बट एक्चुअल जीपी कितना है बेटा जी? 675 माइनस 500, आपका जीपी आना चाहिए 175। बट अगर आप इसका 1/3% लेते हो सो वो जीपी मैच नहीं करेगा। 675 का 1/3 करके देख लो ना, 675 डिवाइड बाय 3, सो आपका आंसर आ रहा है 225। बट 225 जीपी नहीं हुआ, जीपी कितना हुआ? 175। यस और नो? तो राजा बेटा जी जब ये भांजा आ गया ना, तो भांजा क्या करता है कि सेलिंग प्राइस में कुछ गड़बड़ी कर देता है। यस और नो? सेलिंग प्राइस में भांजे ने गड़बड़ी कर दी क्या नहीं कर दी? सो भांजे ने मामा को मामा बना दिया, बिल्कुल सही जवाब। अब मैं आपको दूसरा और एक किस्सा समझना। मामा और यहां पर मामी दोनों खुश, फिर वापिस आया भांजा। मामा ने इस बार व्यवसाय चेंज कर दिया और उस व्यवसाय में मामा ने लिया ऑयल, 10 डब्बे ऑयल के लिए इंटू ₹500। सो ये हो गया 5,000 रुपए ऑयल का कॉस्ट। सेल हुए 7 डब्बे ऑयल के इंटू रुपीज, कैन आई नॉट से 7 इंटू 800 रुपए में बेचे, तो 7 इंटू 800 कितने हो गए? 5,600। एक काम करते ना, ऐसे क्यों करते भाई? ये 8 डब्बे बेचे 750 रुपीज में, तो 8 इंटू 750 ये हो जाएगा 6,000 रुपए में बेचे। बचे थे 2 डब्बे, उन 2 डब्बों में से एक डब्बे को खोलकर मान लो उसके अंदर चूहा डाल दिया, तो चूहे ने बहुत देर तक स्विमिंग की, बहुत देर तक स्विमिंग की। एक डब्बे को खोला, उसके अंदर चूहा डाल दिया। अब चूहा डाल दिया, चूहे ने बहुत देर तक स्विमिंग की, बहुत फड़फड़ाया, बहुत फड़फड़ाया, और फिर वो चूहा जाके अंदर समाधि ले ली उसने ऑयल में, चूहा मर गया। ऐसी मजाक कर रहा हूं, मैंने आज तक मच्छर को नहीं पकड़ा है, चूहे तो आगे की बात, बस तुमको समझाने के लिए। तो क्या हुआ फिर कि भाई साहब ये भांजे ने कर दिया कांड। ये मैं वाला भांजा नहीं था, दूसरा और एक नालायक था, उसने चूहे को पकड़ के डाल दिया किसके अंदर? उस ऑयल के कंटेनर में। अब उससे क्या हो गया कि वो ऑयल जो एक डब्बा था क्लोजिंग स्टॉक, हाय राम, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था एक डब्बा, अब वो 500 में नहीं बिक सकता था क्योंकि अब बेटा वो खाने के लायक ही नहीं बचा। अब वो बेचा जा सकता है कि मान लो चमड़े को पॉलिश करना है या चमड़े को साफ करना है उसके लिए। सो अब वो बेचा जाएगा 200 रुपए में, और दूसरा वाला एक डब्बा था वो जाएगा 500 कॉस्ट में। सो कुल मिलाकर ये दोनों हो गए 700। राइट? अब तुम सोच चुके हो भाई कि सर मामा का तो जीपी रेट 33.33% है, अगर तुम यहां पर जीपी रेट 33.33% लगाओगे तो तुम्हारी बैंड बच जानी है। 33.33% अगर आप जीपी रेट लगाओगे 6,000 पर, तो आंसर मैच नहीं होगा आपका जीपी का। राइट? तो आपका जीपी 6,000 का अगर 1/3 लेंगे तो 2,000 आना चाहिए। मामा की तो वही स्टाइल है ना, क्योंकि देखो 500 में बाय कर 750 में बेचा, मतलब 250 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 750 का 1/3, ऐसा नहीं हो रहा है। सो अब यहां पर देखोगे तो 6,000 प्लस 700 माइनस 5,000, सो बेटा जी कितना आ जाएगा? 1,700 रुपए का जीपी आएगा। एग्रीड? यस। प्लीज चेक नाउ। काला बाबा गया क्या? बताओ जल्दी से। नहीं रे, अभी गया ना, ऐसे क्या झूठ बोलते हो तुम? ऑलराइट, सो अब मैं आपको क्या बता रहा था कि बेटा जी जब आप बोल रहे थे कि 33.33% से, तो इससे मैच नहीं कर रहा है आंसर। ये जीपी रेट इधर भी मैच नहीं कर रहा था। एग्रीड? सो मैं आपको बता रहा हूं, जब सेल अपनी रेगुलर सेलिंग प्राइस को तोड़ता है, मतलब वो या तो 75 के ऊपर या नीचे सेल हुआ,
सेलिंग प्राइस को 75 के ऊपर या नीचे बेचा तो बेटा जी आपका जीपी अफेक्ट हो गया। वैसे ही यदि आपका क्लोजिंग स्टॉक भी अपनी प्राइस को तोड़ देता है, मतलब ये 200 रुपए का माल नहीं था, ये 500 का था, इसने अपनी प्राइस को तोड़ दिया, या तो ऊपर या नीचे हो गया, तो भी बेटा जी आपका जीपी रेट बराबर से नहीं निकल सकता। सो बेटा जी मैं अब आपको समझा रहा हूं, एनी आइटम विच ब्रेक्स इट्स कॉस्ट और इट ब्रेक्स इट्स सेलिंग प्राइस इज एबनॉर्मल आइटम। देखो ये एबनॉर्मल आइटम का डेफिनेशन मैं दे रहा हूं, आपको ये कहीं जाकर बताना नहीं है, नहीं तो नलायक को लोग गोबर से मारेंगे। मैं आपको बता रहा हूं एबनॉर्मल आइटम का ये डेफिनेशन नहीं, मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि अपने लिए आंसर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। ऐसा कोई भी आइटम जो अपनी कॉस्ट को या सेलिंग प्राइस को तोड़ देता है उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल आइटम। और जैसे ही कोई आइटम एबनॉर्मल होता है देन जीपी रेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एबनॉर्मल आइटम। जीपी रेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एबनॉर्मल आइटम। आगे इट कैन बी ओनली अप्लाइड टू नॉर्मल आइटम। बेटा जी एकदम सरल बात है, राइट। मैंने क्या कर दिया कि मामा की एक चप्पल ले गया और जाके उसको खराब कर दिया, तो मामा ने उसको बेचा मेरे को कम दाम में, सो उसमें भी वो सेलिंग प्राइस को तोड़ चुका था, तो जीपी रेट उस पर लग ही नहीं सकता, डायरेक्टली जीपी रेट नहीं लगेगा। या ऐसा कोई आइटम जो क्लोजिंग स्टॉक है और जिसके अंदर मैंने चूहा छोड़ दिया और वो खराब हो गया, तो उस केस में भी ध्यान में रखना जीपी रेट वहां पर नहीं लग सकती उस एबनॉर्मल आइटम पर, जीपी रेट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आइटम पर लग सकती है। ये बात का हमेशा ध्यान रहे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई सो बेटा जी फिर देन आई विल टेक यू अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। और अब मैं क्वेश्चन समझाने के लिए आपको तैयार हूं, आप समझ जाओगे, एकदम इजी है, एकदम सरल है। यहां तक समझ में आ गया तो मुझे बताओ, देन विल गो अहेड। ठीक है, तो अब सुनो, ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार देखो। इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/2019, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, राइट। तो इसके अंदर क्या बोला है बेटा जी, inventory as on 1/4/19 is given to you 142,500, purchases is given 762,500, manufacturing expenses 150, selling expenses 6,500, admin expenses 30,000, financial charges 21,500 और sales दे रखा है। At the time of valuing the inventory on 31st March 19, मतलब इस इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000, राइट। मतलब ये जो 142,500 है इसके अंदर एक आइटम ऐसा है जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, बट उसमें से 17,500 वाज रिटन ऑफ। रिटन ऑफ मतलब उड़ा देना, उसको माइनस कर दिया। सो वो इस 142,500 में कितने में घुसकर बैठा है, 50,000 माइनस 17,500 में घुसकर बैठा है, कितने में, 32,500। ये एबनॉर्मल आइटम इस 142,500 में घुसकर बैठा है। आई वुड लाइक टू रिट्रीट हियर, 17,500 का जो आइटम है, 17,500 राइट ऑफ किया 50,000 में से, वो आइटम इस 142,500 में घुसकर बैठ गया। समझ में आई बात दिन में। सो 32,500 एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000, और ये चालू वर्ष में कितने में सेल हो गया, 45,000। बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द जीपी अर्न्ड वाज 20% ऑन सेल्स। उनका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इस आइटम को छोड़ दे तो बेटा जी हमारा जीपी रेट 20% ऑन सेल्स है। मैंने आपको बताया कि जीपी रेट आप हमेशा सिर्फ नॉर्मल आइटम पर लगा सकते हो, एबनॉर्मल आइटम पर नहीं लगा सकते, ठीक है। मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि 1-2 मिनट के लिए आप प्लीज शांति से इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको, राइट। अगर मैं मान लो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, राइट, सो आई क्रिएट अ ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, और इसके अंदर मैं लिखता हूं 2 ओपनिंग स्टॉक। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा जी, आई विल राइट डाउन 142,500, 142,500, ठीक है। नेक्स्ट
फिर बेटा जी ये हो गया परचेसेस 762,500 टू परचेसेस 762,500. Then boys and girls we have got manufacturing expenses. So I'll write down two manufacturing expenses. ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ना, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 1,50,000. तो आई राइट डाउन 1,50,000. एग्जामिनर आपकी फाइनल अकाउंट की भी नॉलेज चेक कर रहा है. सेलिंग एक्सपेंसेस इधर नहीं जाएगा, एडमिन एक्सपेंसेस इधर नहीं जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, फाइनेंशियल चार्जेस भी इधर नहीं जाएगा, सेल्स इधर ही जाएगा. सो सेल्स है 12,45,000. बाय सेल्स 12,45,000. ठीक है. अब दूसरा क्या है बेटा जी इसके अंदर, बारिंग द अबव ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह. अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए मेरी बात ध्यान से. यहां पर अब मैं दो कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, 1 2. इसको बोलूंगा नॉर्मल, इसको बोलूंगा एबनॉर्मल. और इधर एक और कॉलम ऐड कर दूंगा, एक को बोलूंगा नॉर्मल और एक एबनॉर्मल. अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता है कि 142,500 में एक एबनॉर्मल आइटम है. 142,500 में एक एबनॉर्मल आइटम है और वो कितने का है, 32,500 है. क्योंकि 50,000 में से 17,500 माइनस करके 32,500 से वो घुसकर बैठा है किसके अंदर, हमारे ओपनिंग स्टॉक के अंदर. तो कैन आई नॉट से 32,500 एबनॉर्मल है. सो ये हो गया नॉर्मल. सो मैंने कहा 142,500 माइनस 32,500 तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 11 लाख. ये वाला फिगर आया, ये 11 लाख का. सेल्स कितना है बेटा जी, सेल्स ये वाला जो एबनॉर्मल आइटम है वो करंट ईयर में सेल हो गया. एक बार एक आइटम एबनॉर्मल है तो उसकी पूरी फैमिली एबनॉर्मल है. मतलब मान लो इधर एक आइटम एबनॉर्मल दिख रहा है ना, ये अब या तो ये सेल होगा या क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा. बट ये कौन से कॉलम में, नॉर्मल में नहीं जा सकता. अब ये सेल भी हुआ तो ये एबनॉर्मल में ही जाएगा. 32,500 का माल ये 45,000 में सेल हुआ. सो ये एबनॉर्मल में ही जाएगा क्योंकि एबनॉर्मल का कॉलम 32,500 है ना, हमको साइड में निकाल दिया उसको. तो अब वो सेल होगा तो भी एबनॉर्मल में ही जाएगा. और अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक है तो भी एबनॉर्मल में ही जाएगा. सो 45,000. तो इधर कितना आ जाएगा, 12 लाख. अब इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक. हमें निकालना है एबनॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक 0 है. एबनॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक 0 है. अब बेटा जी जिनके जिनके एबनॉर्मल के आइटम नहीं बोले वो सब को नॉर्मल में लिख दो. इधर भी कुछ नहीं बोला है तो इसको भी मैंने लिख दिया नॉर्मल में. अब मैं आपको पूछता हूं, क्या आपको जीपी पता है क्या, जीपी रेट, 2 जीपी एट द रेट ऑफ 20%. सो बेटा जी अगर मैं बताऊं ये है 12 लाख नॉर्मल का, 12 लाख इंटू 20% तो मैं लिख दूंगा 2,40,000. और बेटा जी अब मुझे इसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो मैं वेरी इजी है. ये 142,500 है क्या, मैंने गलत लिया क्या फिगर. ऑलराइट, ये 1,10,000 है बेटा, ये 1,10,000. ओके, सो 1,10,000 प्लस 762,500 प्लस 1,50,000 प्लस 2,40,000 माइनस अगर मैं करूं 12 लाख तो बेटा जी मेरा आंसर आ जाएगा 62,500. राइट, इधर तो कुछ स्टॉक रहेगा ही नहीं. सो इसके अंदर प्रॉफिट कितना आ गया बेटा जी, कैन आई नॉट से इट विल बी 12,500. इट विल बी 252,500 और इधर आ जाएगा आपका 62,500 टोटल. मैं आपको एक बार वापस समझाता हूं कि मैंने क्या किया. बट एक बार वो मजा अलग ही यार कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोला ना आपको, तो क्लोजिंग स्टॉक 62,500 है. क्या चेक कर लो, 62,500 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये देख लो. मजा ही अलग है. बट वो एडलेस में दिखा, मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूं. मैंने पहले क्या किया, जो नॉर्मल आइटम है आपके उसके ऊपर जीपी रेट लगाते. पहले मैंने आपको ये समझा, पहले मैंने टोटल कॉलम में लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और सेल्स. फिर मैंने आपको क्या कराया कि बेटा जी इसमें अगर कोई आइटम एबनॉर्मल है तो वो ढूंढ लो. तो मैंने तुमको बताया 50,000 का आइटम, उसमें 17,500 राइट ऑफ किया और वो राइट ऑफ करने के बाद में ये 32,500 का माल बचा इधर. राइट, 32,500 को एक बार साइड में निकाला तो वो जब बिकेगा तब वो भी एबनॉर्मल कॉलम में ही जाएगा 45,000. फिर हमने क्या किया बेटा जी, जो जो एबनॉर्मल आइटम थे उसको निकाल दिया. अब वो बिक गया तो इसका क्लोजिंग स्टॉक तो 0 ही रहेगा एबनॉर्मल का. अब बाकी के फिगर्स मैंने बैलेंसिंग करके निकाल दिए. 12 लाख, इधर 1,10,000, 762,500, 150. अब मुझे जीपी रेट दे रखा है, नॉर्मल पर ही जीपी रेट लगेगा. एबनॉर्मल का हम खुद कैलकुलेट करके लिख दिए 12,500, 252,500. और बेटा जी जो बचा हुआ वैल्यू है ये आपका बैलेंसिंग फिगर है क्लोजिंग स्टॉक का. पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे.
प्रिया अग्रवाल, ये तो सेम इंश्योरेंस क्लेम जैसा, तुझे इंश्योरेंस क्लेम कैसे आता है? ये बात सही है, तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम कैसे आता है? बट प्रिया अग्रवाल, जल्दी से मुझे बताओ। किसी को डाउट है तो पहले मुझे पूछ लो। एवरीवन इज क्लियर विद दिस पार्ट? ऑल राइट, क्या बात है यार, बहुत तेज तर्रार बन रहे हो आज तो। एग्जाम में अब बेटा जी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एग्जाम का फॉर्मेट देखेंगे कैसे करना है और फिर उसके बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। अब बेटा एग्जाम में अगर करना है तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, हम एबनॉर्मल वाले आइटम को साइड में निकाल दे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री 142,500 है, राइट? उसमें से मैंने ये एबनॉर्मल वाला आइटम साइड में निकाल दिया, वैसे ही तो किया, बस 142,500 में से 32,500 माइनस निकाल दिया तो 1,10,000, ये आया 1,10,000, बराबर है क्या? उसमें परचेसेस जोड़ दिया, मैन्युफैक्चरिंग जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिल गया? सीओजीएस मिल गया। और जो सेल्स है उसमें से भी मैंने क्या कर दिया? एबनॉर्मल आइटम को माइनस कर दिया, सो ये आ गया 12 लाख। 12 लाख में से बेटा जी मैंने क्या माइनस कर दिया? जीपी, तो वापिस ये क्या आ गया? सीओजीएस आ गया। सो ये है सीओजीएस और माइनस ये क्या है बेटा जी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बट इसमें क्लोजिंग स्टॉक का अभी तक इंपैक्ट गया नहीं है, राइट? अब उसके अंदर से हमने सीओजीएस माइनस कर दिया बेटा जी, तो हमें क्या मिल गया? क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा जी जो हमने कॉलम बार कॉलम किया, उन्होंने क्या कर दिया? सिर्फ ओपनिंग स्टॉक में से क्या माइनस किया? ओपनिंग स्टॉक में से उन्होंने क्या माइनस किया? ओपनिंग स्टॉक में से उन्होंने क्या माइनस किया? एबनॉर्मल आइटम, वो आउटर कॉलम में ले लिया। फिर बेटा परचेस में कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में कोई नहीं, राइट? और जो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस उनका सभी का मिलाकर एक आइटम ले लिया, ये आ गया। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट अभी तक गया नहीं है। अब एक्चुअल सीओजीएस निकालना है तो हमने क्या किया? सेल्स लिया, सेल्स में से एबनॉर्मल आइटम को माइनस किया, एबनॉर्मल आइटम को माइनस करने के बाद में ये आ गया मेरा नॉर्मल सेल, और उसके ऊपर से मैंने लेस कर दिया क्या? जीपी रेट। जीपी रेट माइनस करने के बाद में सीओजीएस आ गया, उसमें से हमने माइनस किया तो हमको मिल गया क्लोजिंग स्टॉक 62,500। बोलो ये जम रहा है कि नहीं जम रहा है? तो अगर ये जम रहा है तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है, ये मैंने आपको समझाया अभी, आप इसका फोटोग्राफ ले लो या कुछ भी कर लो, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट? और फिर मुझे बताइए कि क्वेश्चन पेपर के जनवरी 21 का जो क्वेश्चन पेपर आया, क्या आप वो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मुझे देखकर बताओ। ये जनवरी 21 में पेपर आया, इन्वेंट्री 3,50,000 दे रखा है, 31 मार्च 20, मतलब ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। परचेसेस मेड, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लेना, एडमिन नहीं लेना। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 19, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, 20,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 55,000, मतलब 350 में कितने में घुसकर बैठा है? 350 minus 20,000, so can I not say 330? कुछ भी बोल देंगे। 55,000 minus 20,000, so कितने का आएगा? 35,000। 35,000 का माल एबनॉर्मल है क्या नहीं है? है। and was sold during the year for rupees 50,000, मतलब ये सेल्स में एक आइटम एबनॉर्मल है, कैन आई नॉट से 50,000 इज एबनॉर्मल? और फिर बोला जीपी रेट इज 20% ऑन सेल्स। अगर मैं इसको सॉल्व करेगा तो कैसा सॉल्व करेगा? ये देखो, मैं इधर लिखेगा, कितना लिखेगा? 3,50,000, उसमें से एबनॉर्मल आइटम माइनस करेंगे, कितना? 55,000 माइनस 20,000, 35,000 माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 350 माइनस 35,000, 3,15,000। वो बोलेंगे ऐड करो इसके अंदर परचेसेस, सो परचेसेस कितना है? 12 लाख। फिर उसके अंदर ऐड करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कितना है? 1 लाख। तो ये टोटल आ जाएगा 3,15,000 प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख, यन्ना इट इज 16,15,000। okay, this is first item, and then they have given me sales, it is 18,50,000 माइनस कर दे, उत्तरी माइनस कर देगा मैं इसमें से 50,000, तो मुझे मिल जाएगा 18 लाख। 18 लाख में से मेरे को जीपी रेट 20% बोला, 18 लाख इंटू 20% कितना आ जाएगा? 3,60,000।
तो बेटा जी मेरा COGS कितना आएगा, इट इज 14,40,000। अब इसमें से ये माइनस करो 16,15,000 माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 1,75,000। बोलो हाँ या ना, ये ऐसा आंसर निकलता पांडे जी। अभी आपको 2 सीख देनी थी। एक, अगर मॉड्यूल करते रहोगे तो समझ लो कि तुम्हारी जान क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारी जान बची हुई है। अगर तुम मॉड्यूल नहीं करोगे तो तब तुम फंसे हुए हो। तो राजा बेटा जी मॉड्यूल करोगे तो एग्जाम के क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे रिपीटेड के रिपीटेड आते हैं और आप कर सकते हो आराम से। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब बेटा जी 6:30 बजे सर्वर बंद हो जाता है, तो आज इन्वेंट्री के क्वेरीज में नहीं ले पाऊंगा। जो बच्चे ने क्वेरी पूछी मुझे तो आज नहीं ले पाऊंगा, और वो क्वेरीज मुझे भेज के रखो तो मैं उसके बारे में आपका डिस्कशन कर लूंगा कि कौन सी क्वेरी है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेरी होगी, और ये कैसे सॉल्व करना मैंने बताया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैन 21 का आप सॉल्व कर सकते हो आपके लेवल पर। इलस्ट्रेशन 8 जैसा ही है, और इलस्ट्रेशन 8 मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। कुछ बच्चों ने मुझे ये पूछा कि सर ये एबनॉर्मल नॉर्मल वाला चीज़ बता दो, तो जिनको इसकी फोटो चाहिए वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ लीजिए, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे जल्दी से इत्तला करिए, मैं आप सभी लोगों के इंतजार में। कोई क्वेरी? ओके सर, ओके ओके, ऑलराइट। सो सभी बच्चों से प्यार से अब मैं करता हूं बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदाफिज। और यूं ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्ती में रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदाफिज, टेक केयर।